नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से मित्रों कुछ निजी परेशानियों की वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे सहृदय श्रोता मित्र मुझे उदारता से क्षमा करेंगे, मेरे साथ पूर्ववत प्रेम बनाए रखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो मित्रों, आरंभ करते हैं एक प्यारी सी मनोरंजक कहानी से जो आपको जरूर अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है रहस्यमय अंगूठी, जिसे लिखा है अरुण रोहनकर जी ने। अरुण रोहनकर जी कहानियों के माध्यम से जीवन के अनेक अनोखे पहलुओं को नाटकीय और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सुनना और पढ़ना एक वाकई सुखद अनुभव होता है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित भी करती हैं। कई कहानियां विशिष्ट अनुभूति भी प्रदान करती हैं। वे कभी मानव जीवन के विविध रूपों को उजागर करती हैं, तो कभी हमारे आसपास की दुनिया के रहस्यों की झलक भी दिखाती हैं। आपकी कहानियां हृदय से सीधे संवाद करते हुए पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। संभव है कि कहानियों में हमें ऐसे पात्र मिल जाते हैं जो हमें स्वयं की या किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हैं जिसे हम जानते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमय अंगूठी। दोपहर का समय था। पत्नी पलंग पर आराम फरमा रही थी। अचानक पूछ बैठी, क्या कर रहे हो जी? पतिदेव सोमनाथ जी बोले, कुछ नहीं। तब उन्होंने फरमान जारी किया, तो फिर जाओ जरा किराने वाले से एक पाव सूखा खोपरा गोला या फिर खोपरा कीस ले आओ तो। और हाँ, आते हुए कुछ सब्जियां भी लेते आना। सुनकर सोमनाथ जी उठ खड़े हुए, थैला उठाया और दुकान की ओर चल दिए। किराने वाले से सोमनाथ जी ने पूछा, भैया आपके पास सूखा खोपरा गोला या कीस है क्या? किराने वाले ने पूछा, भैया जी दोनों ही हैं, क्या दूं? सोमनाथ जी ने कहा, भैया आप ही बता दो ना, कौन सा अच्छा होगा? किराने वाला ने अपनी सलाह दी, बाबूजी सूखे खोपरे का गोला ले लीजिए, तैयार खोपरे की इसमें दम नहीं होता। कितना दूं? सोमनाथ जी ने कहा, ठीक है, एक पाव दे दो। किराने वाले ने छोटे आकार का साबुत नारियल का गोला तोलकर कागज में बांधकर पुड़िया सोमनाथ जी के थैले में डाल दी। वहां से सोमनाथ जी सब्जी की दुकान पर गए, सब्जियां खरीदी और घर लौट आए। दरवाजे से अंदर आते ही पत्नी ने पूछा, ले आए खोपरा? हाँ हाँ, ले आया हूँ। गोला लाया हूँ। गोला? खोपरा किस नहीं था क्या? पत्नी ने पूछा। सोमनाथ जी ने कहा, अरे था तो सही, लेकिन दुकानदार ने कहा कि साबुत गोला अच्छा है खोपरा कीस से ज्यादा, इसलिए मैं खोपरा गोला ही ले आया। अरे खोपरा कीस था तो फिर गोला क्यों ले आए? सोमनाथ जी गुस्सा हो गए, चिल्लाते हुए बोले, अभी तो बताया ना, और फिर तुमने सूखा खोपरा कीस या फिर सूखा खोपरे का गोला ले आने को कहा था। अब क्या प्रॉब्लम है? पत्नी ने कहा, नहीं जी, आप इसे वापस करके आइए और एक पाव खोपरा कीस ले आइए, मुझे तो खोपरा कीस ही चाहिए। पत्नी का फरमान सुनकर सोमनाथ जी क्रोध से तिलमिला गए, लेकिन पत्नी के तेवर के सामने उनका वश नहीं चलता था। वे खोपरे का वह साबुत गोला वापस देने किराने वाले के पास पहुंचे, लेकिन 2:30 बज चुके थे। दुकान बंद हो गई थी, लेकिन पास वाली दुकान अभी खुली थी, इसलिए वहीं से उन्होंने 200 ग्राम तैयार खोपरा की इसका पैकेट लिया और घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही पत्नी ने फिर पूछा, ले आए बदल कर? हाँ बाबा, ले आया हूँ। अच्छा ठीक है, रसोई घर में रख दो। सोमनाथ जी ने वह पैकेट रसोई घर में रख दिया और साबुत खोपरा गोला जो पुड़िया उनके पास में रखी थी, उसे लेकर चुपचाप बेडरूम में आ गए। वहां उन्होंने मेज की दराज में वो पुड़िया रख दी। मन ही मन सोचने लगे, एक पाव तो खोपरा गोला है, कहाँ वापस करूं? वैसे भी सूखा खोपरा खाने में कभी कभी अच्छा भी तो लगता है, बाद में देखा जाएगा क्या करना है उसका। सोचते सोचते सोमनाथ जी आराम करने के लिए लेट गए। जब जागे तो 4:30 बज रहे थे। उन्होंने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और कुछ काम करने हेतु कुर्सी खींचकर मेज के पास बैठ गए। तभी उन्हें मेज की दराज में रखे खोपरे की याद आ गई। उसे खाने के विचार से उन्होंने गोला निकाला
और उसको 2 भागों में कर दिया। लेकिन खोपरा गोला काटते ही वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि गोले में से एक तांबे की अंगूठी मेज पर गिर पड़ी। वे आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? बंद खोपरे गोले में यह अंगूठी आई तो आई कैसे? वे अचंभे में पड़े पड़े सोच ही रहे थे, लेकिन कोई जवाब न मिल रहा था। आखिर सोमनाथ जी ने उस अंगूठी को उठाया और यूं ही अपनी उंगली में पहन लिया। लेकिन आश्चर्य की बात कि अंगूठी पहनती उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो गई और 65 साल की उम्र वाले वे अब सिर्फ 25-30 साल के युवक है। एक नौजवान की सी उमंग और उत्साह का उन्हें अनुभव हो रहा था। कुछ सोचकर वे तुरंत उठे और आईने के सामने जा खड़े हुए। अचरज की बात यह थी कि उनका बाहरी व्यक्तित्व तो 65 साल का ही नजर आ रहा था। उन्हें अपने रोजमर्रा का रूप शीशे में दिखा, तब उन्होंने राहत की सांस ली। दादाजी, चाय पीने आइए, दादी बुला रही है। तभी सोमनाथ जी के पोते अजय ने आवाज दी। अजय 12 साल का लड़का है। सोमनाथ जी एक नौजवान युवक की भांति फुर्ती से उठे और बगीचे में गए। वहां से गुलाब का फूल तोड़ा और प्यार भरा फिल्मी प्रेम गीत गुनगुनाते हुए अपनी पत्नी के सामने जा खड़े हुए और एक प्रेमी के भांति ही उनकी तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोले, बड़ी सुंदर लग रही हो लता, आज वैलेंटाइन डे है, ये गुलाब का फूल आपके लिए। उनकी बात सुनकर लता जी असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा था कि कैसी प्रतिक्रिया दे। उसी क्षण न जाने कितने ही उनकी जवानी की यादें उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। वे तमाम यादें उनके मन को सुखद अनुभूति से भिगो रही थी। तभी अजय ने कहा, देखो दादी, दादाजी आज भी आपसे कितना प्यार करते हैं और आप हैं कि उनको सदा कोसती रहती हो, डांट फटकार लगाती रहते हो। अब गुलाब ले भी लो। लता जी ने फूल तो ले लिया, लेकिन क्या करती, उम्र का तकाजा और स्वभाव का बुना जाल उनके ऊपर हावी हो उठा। न चाहते हुए भी बोल बैठी, क्यों जी, आपको उम्र का ख्याल है कि नहीं अपनी? अरे 4 किलो की आटे की थैली जब चक्की से लाने को कहते हूँ तो तुमसे उठाई नहीं बनती। आज बड़े जवानी दिखा रहे हो। पत्नी की बात सुनकर बेचारे सोमनाथ जी ने चाय की प्याली उठाई और चुपचाप जाकर बरामदे में बैठ गए। आज तो सोमनाथ जी ने घर वालों के और पड़ोसियों के होश ही उड़ा दिए। अपने लिए शोरूम से बुलेट मोटरसाइकिल ले आए और दिन भर मजे से चलाते भी रहे। 65 साल की उम्र में इतनी भारी मोटरसाइकिल एक जवान मर्द की तरह उन्हें फुर्ती से चलाते देखकर सभी हैरत में पड़ गए थे। शाम को चाय पीते वक्त अजय ने दादाजी से पूछा, दादाजी, इस उम्र में बुलेट साइकिल चलाने को बड़ी हिम्मत लगती है, आप ये कैसे कर पा रहे हो? सोमनाथ जी ने बड़े प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, मेरे जीवन भर का सपना था बुलेट चलाने का। आज मैं उस सपने को पूरा कर सका हूँ। और सुनो, अगर कुछ करने की तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा हो ना, तो सारा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने में जुट जाता है। आज यही बात मेरे साथ हुई है। उनकी बात सुनकर अजय बड़े गर्व से उन्हें देखता रहा। सोमनाथ जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता जल विभाग में बाबू थे। सोमनाथ जी पढ़ाई में ठीक ठाक थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपने पिता की तरह जल विभाग में ही नौकरी भी मिल गई। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, परिवार की देखभाल और नौकरी के बोझ तले वे खुद को व्यस्त से व्यस्ततम पाते गए। कुछ ही साल में उन्हें प्रमोशन मिला और वे अफसर भी बन गए। तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलने लगी थी। लेकिन वक्त के साथ दफ्तर तथा परिवार की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ती चली गईं कि सोमनाथ जी ने जीवन में जो स्वयं के लिए सपने संजो रखे थे ना, वे कभी पूरे ही न हो पाए। उन्होंने फिर अपनी डायरी में एक बकेट लिस्ट बना ली और कई बार पत्नी लता से इस विषय में बातें करते रहते थे, लेकिन आज तक वे उन सपनों को कभी जी न सके थे। सोमनाथ जी आज सवेरे से ही लगे हैं कुछ खोजने में। पुरानी अलमारी का सारा सामान नीचे निकालकर आधे घंटे से वे पुरानी पुस्तकों के बीच कुछ खोजे जा रहे हैं। तभी लता जी वहां आ पहुंची। उन्हें इस तरह से कुछ खोजते हुए देखकर पूछा, अरे सवेरे सवेरे क्या खोज रहे हो इतनी देर से? बताओ तो कुछ मदद मैं भी करूं। सोमनाथ जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है लता, मैं एक डायरी लिखा करता था, नीले रंग की।
उस समय हमारे बच्चे 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, याद है? लता जी बोली, हाँ हाँ, मुझे याद है। वह डायरी मेरे अलमारी में ही है। किंतु उस डायरी में ऐसा है क्या जो तुम्हें आज अचानक उसकी जरूरत आन पड़ी? सोमनाथ जी ने कहा, अरे लता, मैंने एक बकेट लिस्ट बना रखी थी उसमें, और तुम्हें याद होगा कि हम उस पर चर्चा भी करते थे। अगर मैं उनमें से कुछ सपने पूरे कर सका तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जिंदगी पूरी तरह जी पाया, ऐसा संतोष मिलेगा मुझे। लता जी हंसते हुए बोली, अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, मुझे याद है। उस लिस्ट में आपने ये भी लिखा था कि आपकी बुलेट मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा मन है। क्या आप इसीलिए बुलेट खरीद कर ले आए? हाँ लता, और शायद अब वक्त आया है कि मेरी बाकी इच्छाएं भी, मेरे बाकी सपने भी पूरे कर लूं। इसीलिए वह बकेट लिस्ट खोज रहा था। लता से डायरी लेकर सोमनाथ जी ने कुछ पन्ने पलटे और रुक गए। चेहरे के भाव आनंदित हो उठे। वे जो सवेरे से खोज रहे थे, वह बकेट लिस्ट उनके सामने थी। लिस्ट के सर्वप्रथम क्रमांक पर था बुलेट मोटरसाइकिल खरीदना। दूसरे क्रमांक पर है सुवर्णा के परिवार का ध्यान रखना। दूसरे क्रमांक पर आते ही सोमनाथ जी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वे कुछ विचारों में डूब गए। उन्हें याद आया कि उनके पिता की एक छोटी बहन थी जिसका नाम अपर्णा था। दोनों भाई बहनों में बहुत अच्छा रिश्ता था। अपर्णा बुआ बहुत ही दयालु और प्यारी महिला थी। सोमनाथ जी और उनके बाकी भाई बहन भी उनसे बहुत प्यार करते थे। अपर्णा बुआ की एक बेटी थी, सुवर्णा। सुवर्णा और सोमनाथ जी रिश्ते में भाई बहन लगते थे और दोनों में भाई बहन का सा ही घनिष्ठ रिश्ता भी था। सुवर्णा का विवाह एक मध्यम वर्ग के इंसान से हुआ था। बुआ के विवाह के बाद सोमनाथ जी कुछ समय सुवर्णा के साथ उन्हीं के घर में रहते थे, बुआ के घर में। पैसों के मामले में बुआ के परिवार में आर्थिक तंगी हमेशा चला करती थी और सोमनाथ जी के पिता हमेशा उनकी मदद करते थे। पिता की मृत्यु के समय उन्होंने सोमनाथ जी को उनके परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी जारी रखने को कहा था। जब तक पिता जीवित थे, वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से बुआ से मिलने उनके शहर जाते, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सोमनाथ जी पारिवारिक और कार्यालयीन व्यस्तता के कारण बुआ से कभी मिलने नहीं जा पाए। लेकिन जब भी उन्हें आर्थिक मदद के लिए कोई संदेश मिलता बुआ से, तो वे उन्हें पैसे जरूर भेज देते। उनकी फुफेरी बहन सुवर्णा की एक बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मी। सोमनाथ जी की भांजी लक्ष्मी अब 22 वर्ष की है तथा लक्ष्मी के पिता के देहांत के बाद अब उनकी बहन सुवर्णा अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती है। इन सब विचारों में सोमनाथ जी मगन थे कि तभी लता जी की आवाज सुनाई दी। क्या सोच रहे हो जी? किस सोच में पड़ गए आप? सोमनाथ जी ने देखा कि लता जी उनके पास ही खड़ी थी। अरे लता, पिताजी जिस तरह से सुवर्णा के परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, वो जिम्मेदारी चाहते हुए भी हम नहीं जारी रख सके। इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम तुरंत ही उनके घर जाएंगे। अब तो हमारे पास समय है। लता जी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ, परसों इतवार है। 3 घंटे का तो सफर है। सवेरे 9 बजे की बस से हम चले चलेंगे वहाँ। सोमनाथ जी ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। कल बैंक से मैं कुछ पैसा 10-20 हजार रुपए निकाल कर लेता हूँगा। शायद वहाँ देने की जरूरत पड़े। इतवार के दिन नियोजन के अनुसार सोमनाथ जी और लता जी करीब 1 बजे दोपहर बहन सुवर्णा के घर जा पहुंचे। डोरबेल बजते ही लक्ष्मी ने द्वार खोला। माँ बेटी आए हुए मेहमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ये मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। सोमनाथ जी को अपनी बहन तथा भांजी से प्रत्यक्ष मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रोज पुरानी यादें, बिरादरी में कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है तथा वर्तमान में दोनों परिवारों में क्या क्या चल रहा है, खूब बातें होती। वक्त आराम से गुजरता और पता भी न चलता। एक दिन सुवर्णा ने बातों बातों में बताया, सोम दादा, कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं। सोमनाथ जी ने चौंकते हुए पूछा, परेशान? क्यों? क्या हुआ? सुवर्णा ने बताया, दादा, कुछ दिनों से एक बिल्डर हम पर दबाव बना रहा है कि हम ये जमीन और मकान उसे बेच दे। वो यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन हम अपना मकान बेचना नहीं चाहते। लक्ष्मी को पास के ही कॉलेज में अभी अभी तो प्रोफेसर की नौकरी लगी है। मेरे मरने के बाद ये जमीन और मकान उसका है।
ये धरोहर मैं उसको सौंपूंगी। अब मेरी उम्र 66 साल की हो गई है। सोमनाथ जी ने पूछा, तो क्या कहता है वो? उसका कहना क्या है? किस प्रकार का दबाव बना रहा है वह? सुवर्णा ने बताया, आपके आने से 2 दिन पहले ही आया था। धमकी देकर गया है। बोला, अगर हम राजी नहीं हुए तो गुंडों द्वारा शारीरिक हानि पहुंचाएंगे हमें। और ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बहन, अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं और लता, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे साथ है। जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास। सुवर्णा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपकी बातों से हमें हिम्मत आ गई दादा, वरना हम अकेले पड़ गए थे। और लक्ष्मी तो बहुत डरती थी, बाहर निकलने में भी उसे डर लगता था। सोमनाथ जी ने कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बाद 2 आदमी दरवाजे पर आ धमके। हम शाह बिल्डर के आदमी हैं। साहब ने मकान के कागज लेकर शाम को दफ्तर में बुलाया है। उनकी बात सुनकर सोमनाथ जी सामने आ गए। मैं इनका भाई हूँ और हमें ये मकान बेचना नहीं है। जाकर अपने साहब को बता दो और फिर से यहाँ आना मत। उनमें से एक गुंडे टाइप का आदमी बोला, अबे बूढ़ो, तेरा एक पाँव तो कब्र में है। अगर मैंने जरा सा धक्का भी दे दिया तो तेरी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी या सीधा ऊपर ही सिधार जाएगा। शांत भाव से सोमनाथ जी बोले, हाँ हाँ, आपने सही कहा। लगता है आप दोनों की उम्र करीब करीब 40-45 की होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आप दोनों यहाँ से चले जाइए और फिर दोबारा आने की हिम्मत न करना। सोमनाथ जी की बात सुनकर उस गुंडे टाइप आदमी को बड़ा गुस्सा आया। वो सोमनाथ जी की ओर बढ़ते हुए बोला, ऐसे नहीं मानोगे तुम। और जैसे ही सोमनाथ जी को मारने के लिए उसने हाथ उठाया तो सोमनाथ जी ने 25 साल के युवक की शक्ति और फुर्ती से उसे 2 झापड़ जड़ दिए। उस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 65 साल का आदमी इतनी हिम्मत दिखा देगा और ऐसा कुछ कर देगा। गाल पर तमाचा पड़ते ही दोनों हाथों में मुंह पकड़कर वह नीचे बैठ गया। तभी दूसरा आदमी भी साहस कर बैठा। बिजली की तेजी से जब उसे भी 2-4 मुंह की खानी पड़ी, तब वह धराशायी हो गया। थोड़ी देर के बाद में दोनों संभले और उठकर वहां से चले गए। सोमनाथ जी ने दोपहर को अपने बड़े बेटे दीपक को फोन लगाया और सारी बातें बताई। दीपक सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत है उनके अपने शहर में। उसने अपने शहर के पुलिस की सहायता से उस बिल्डर को पुलिस थाने बुलाकर उससे माफीनामा लिखवा लिया। इसके बाद से सुवर्णा और लक्ष्मी को उस बिल्डर से कभी कोई तकलीफ ना हुई। कुछ दिनों बाद सवेरे चारों चाय नाश्ते पर बैठे थे। तभी सुवर्णा ने कहा, सोम दादा, उस दिन मैंने जो कुछ देखा उस पर तो मुझे यकीन ही नहीं होता। क्या आपको डर नहीं लगा उन गुंडों से? शायद लगा तो था, लेकिन मरो या मारो वाली बात थी बहन। सुवर्णा और लक्ष्मी के जीवन में जो अति भयानक काले बादल मंडरा रहे थे, वे अब सदा के लिए छट गए थे। जैसे कि ईश्वर ने ही सोमनाथ जी को अपना दूत बनाकर सही वक्त पर संकट का निवारण करने भेजा हो। आखिर कहते हैं ना कि ईश्वर भी इंसान के द्वारा ही दूसरे इंसान की मदद करता है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो सुवर्णा अपने आंसू रोक न पाई। बोली, सोमदादा, हम माँ बेटी आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आप भगवान जैसे सही वक्त पर न आते तो ना जाने हमारा क्या होता। कहते हुए वह भाई के पैर छूने झुकी। सोमनाथ जी ने उसे पैर छूने से रोक दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। अरे ये क्या कह रही हो सुवर्णा बहन, ये तो तुम्हारे अपने अच्छे कर्म हैं जो ईश्वर ने तुम्हारी मदद की। 1 हफ्ता और बहन के यहाँ बिताने के बाद सोमनाथ जी और लता जी लक्ष्मी को नई नौकरी के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद स्वरूप सुवर्णा के हाथ में 10,000 रुपए रखते हुए अपने घर वापस लौट आए। घर आने के पश्चात सोमनाथ जी ने अचानक ही महसूस किया कि उन्होंने जो तांबे की अंगूठी पहन रखी थी, अब उनकी उंगली में है नहीं। जिस रहस्यमय तरीके से वह अंगूठी उनके जीवन में आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से वह अदृश्य हो गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद उस अंगूठी का संबंध सुवर्णा के परिवार से जुड़ा हो और वहां की कार्य समाप्ति पर अब वह अंगूठी गायब हो गई है। यूं ही एक दिन सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहा, लता, लो, ये डायरी वापस अपनी अलमारी में रख दो तो। लता हंसते हुए बोली, हो गया आपका शौक पूरा, लाइए दीजिए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अरुण रोहनकर जी की लिखी कहानी रहस्यमय अंगूठी। कहानी में सच ही कहा है,
ईश्वर स्वयं थोड़े ना आता है, बल्कि किसी इंसान के रूप में ही वह किसी संकटग्रस्त इंसान की सहायता करता है। इस विषय में आपके कुछ विचार हो, आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट नई नई कहानियां ढूंढकर पढ़ने के लिए हमें बहुत उत्साह प्रदान करता है। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।